यूपीएससी आईएएस के सभी अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। अगर आप इस बात को लेकर अटके हुए या अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी किस प्रकार की जाए, तो चिंता ना करें। हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षक आपकी सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं। 20 जनवरी को शाम 7:30 बजे आस्क अस एनीथिंग लाइव सत्र में शामिल हो, जहां आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने डाउट को आईएएस के अपने सपने के बीच में ना आने दें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो होगी मुलाकात 20 जनवरी को लाइव सत्र में। नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 20 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा दक्षिणी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध से जोड़ने के लिए अफ्रीका से होते हुए रूस तक विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, यह एक मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित यहां पर आप देख सकते हैं कि पीआईबी में आई हुई खबर है। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ मिलकर मुंबई में चाबहार बंदरगाह यानी लिंकिंग चाबहार पोर्ट विथ आईएनएसटीसी, यानी कह सकते हैं कि चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी के साथ जोड़ने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दोस्तों, यह आईएनएसटीसी, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ने वाला एक बहुमॉडल परिवहन मार्ग है। दोस्तों, कार्यशाला के दौरान आईएनएसटीसी की समुद्र के रास्ते यानी मुंबई होते हुए, यहां पर अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो ये भारत है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि मुंबई होते हुए मुंबई से शाहिद बेहेस्ती पोर्ट यानी इसको चाबहार से कनेक्ट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये चाबहार बंदरगाह है। तो चाबहार बंदरगाह सड़क के रास्ते चाबहार से बंदर ए अंजली यानी कैस्पियन सागर तक। तो कैस्पियन सागर यहां पर कहां है आप लोग देख सकते हैं। तो यह मानचित्र में अगर हम देखते हैं तो ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर होते हुए यानी ईरानी बंदरगाह है, तो ये ईरान के तट पर होगा। अब आप लोगों के लिए यहीं पर प्रश्न है कि कैस्पियन सागर को कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो जहाज से कैस्पियन सागर में बंदर ए अंजली से अस्त्राखान, तो अब अस्त्राखान क्या है? ये रूस वाला, ये देख रहे हैं ना अस्त्राखान। तो अस्त्राखान में एक कैस्पियन बंदरगाह है, तो वहां तक, और उसके बाद अस्त्राखान से रूस के अन्य क्षेत्रों और आगे रूसी रेलवे से यूरोप तक माल की आवाजाही की परिकल्पना पर भी प्रकाश डाला गया। तो यह है न कि यहां पर देखिए। अब यहां पर थोड़ा सा कथन में आ जाइए। तो ये कथन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि ना अफ्रीका से होते हुए, तो यहां ये गलत हो जाता है, ये भारत से होते हुए। दोस्तों, यह जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को स्थापित एक बहुमॉडल परिवहन परियोजना है। दोस्तों, इसमें 11 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया। तो इस तरह से यह पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा सही है कि यह मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है। तो इस तरह से केवल 2 सही है, अतः उत्तर बी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पीआईबी में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, प्रसाद योजना। तो दोस्तों, यहां पर प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यह योजना पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यह जो प्रसाद योजना है, इसको कहा जाता है पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे प्रसाद कहा जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में कहेंगे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान।
तो दोस्तों यह योजना वर्ष 2014-15 में स्टार्ट की गई थी और यह पर्यटन मंत्रालय की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ही है कि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध, प्राथमिकता और टिकाऊ तरीके से तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास। इसके साथ साथ रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर इसके प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव के लिए तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों इस योजना के तहत जैसे कामाख्या का मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ है? असम में है। अमरावती आंध्र प्रदेश, द्वारका गुजरात, गया बिहार, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, पुरी उड़ीसा, केदारनाथ उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु और इसी तरह से वेलकन्नी तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश और मथुरा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से यह सब प्रसाद योजना के तहत ही डाले गए हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कि चिन्हित तीर्थ स्थलों को विकसित करना। एकदम सही है। यह योजना विरासत विकास के लिए PPP और CSR निधियों की अनुमति देती है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मंदिर दिख रही है यह चामुंडी हिल है। तो चामुंडी हिल पर प्रसाद योजना को लागू करने में विरासत समिति की मंजूरी मिल गई है। तो यह भी जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? पहला कथन है भारतीय सेना अब महिलाओं को अग्रिम पंक्ति की युद्धक भूमिकाओं की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है भारतीय सेना महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करती है। तो दोस्तों यहां पर पहला कथन असत्य हो जाता है, दूसरा कथन एकदम सत्य है। अतः केवल 2 सही होगा, अतः उत्तर बी होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि वोमेन ऑफिसर्स इन कमांड सून। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका के विस्तार को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और हाल ही में सेना ने आर्टिलरी में महिला अधिकारियों की भर्ती को लेकर सियाचिन में पहली महिला अधिकारी की तैनाती जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे ही सेना ने महिला अधिकारियों के कर्नल रैंक पर प्रमोशन का फैसला लिया है। इस तरह से लेफ्टिनेंट रैंक की महिला अधिकारियों को अब कर्नल रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों कर्नल रैंक में कमांड असाइनमेंट के लिए 108 यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 108 वैकेंसीज हैं, यानी महिला अधिकारियों का कर्नल रैंक पर चयन किया जाएगा। इसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सेना ने इस प्रोसेस के लिए 60 महिला अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में चुना है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अधिकारियों का सिलेक्शन सेना में जेंडर इक्वेलिटी के बेंचमार्क को पूरा करती है। और दोस्तों इस प्रोसेस के तहत 1992 से लेकर के 2006 तक के बैच के 244 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारियों को योग्यता के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही इसी महीने उनको यह कमान सौंप दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना में महिलाओं की स्थिति अगर बात की जाए तो तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9000 से अधिक महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा नेवी में कार्य कर रही हैं। वायु सेना में इनकी संख्या 1600 से अधिक है। तो इन पॉइंट्स को भी जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। FAME योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है इसका उद्देश्य भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में EV की पहुंच में सुधार करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पहुंच में सुधार करना है। दूसरा है इसे 3 चरणों में लागू किया गया है। तीसरा है यह देश में EV चार्जिंग स्टेशन के विकास पर जोर देता है। चौथा है चरण 1 4 पहियों वाले सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित है, जबकि चरण 2 4 पहियों वाले निजी वाहनों पर केंद्रित है। तो अब इन चारों कथनों को आप लोग देखिए, फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फेम योजना के बारे में। फेम योजना अगर आप समझ जाते हैं तो इन चारों में से सही कथन कौन सा है, इसका आप लोग उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो दोस्तों वर्ष 2015 में बड़े उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों सहित पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उत्पादन और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए फेम योजना, जिसे क्या कहेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इंडिया इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और यह राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना का एक अंग है। और इस योजना के तहत 2 पहिया वाहनों, 3 पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार तथा इलेक्ट्रिक बस जैसे वाहनों की
खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान है। और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीकी जैसे हल्के हाइब्रिड, मजबूत हाइब्रिड यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। और दोस्तों फेम इंडिया के 2 चरण हैं, जबकि यहां पर देखिए दिया गया है 3 चरण, तो ऐसे में यह कथन असत्य हो जाता है। तो 2 चरण है। पहला चरण 2015 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 तक, और दूसरा चरण जो है 2019 से शुरू हुआ 31 मार्च 2022 तक पूरा होगा। तो इसमें केंद्रित क्षेत्र यही है कि तकनीकी विकास, मांग का सृजन, अग्रगामी परियोजना, चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। तो दोस्तों फेम इंडिया का जो चरण 2 है, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन और तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना। और यह निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और इसके घटकों और विकसित करने में निवेश करते हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स शामिल हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला कथन एकदम सत्य है, दूसरा गलत हो जाता है, तीसरा यह देश में ईवी चार्जिंग स्टेशन के विकास पर जोर देता है, यह भी एकदम सही है। दोस्तों चौथा भी कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, इवन बस को भी शामिल किया गया है, तो ऐसे में चौथा भी कथन असत्य हो जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, अतः उत्तर ए होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि फेम प्रोब 6 मोर ईवी मेकर्स अंडर स्कैनर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 यानी आधा दर्जन इलेक्ट्रिक दुपहिया निर्माताओं की जांच के साथ सरकार ने फेम दूसरे चरण योजना के तहत गलत तरीके से दावा करने वाली कंपनियों की अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 18 ऐसी कंपनियां हो गई हैं जो जांच के दायरे में आ गई हैं। दोस्तों सब्सिडी का सही दावा किया था या नहीं, इस घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के मुताबिक रोकी गई सब्सिडी की कुल राशि 1000 करोड़ रुपए पार कर गई है। तो ऐसे में इन 18 कंपनियों पर अब यहां पर देख सकते हैं कि इनकी जांच की जाएगी, इनकी जांच का दायरा को बढ़ा दिया गया है और 6 और यानी 12 पहले से थी, 6 और बढ़ा दिया गया, टोटल 18 हो जाएंगी। तो इसे भी जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2019 में आया हुआ प्रश्न है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र जिसे प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है, या सहभागिता पत्र जिसे पार्टिसिपेटरी नोट कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें उत्तर यही होगा, पार्टिसिपेटरी नोट। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स या सहभागी नोट ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिनके पास अपनी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में भारतीय स्टॉक है और वे विदेशी निवेशकों को पंजीकृत किए बिना भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों को खरीदने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह पी नोट्स होगा, इसमें यह ध्यान रखेंगे। तो उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे एनडीआरएफ की। तो दोस्तों एनडीआरएफ इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। तो दोस्तों इस समय इस एनडीआरएफ में 13,000 से ज्यादा कर्मी इसमें हैं। यानी दोस्तों एनडीआरएफ का मतलब ही होता है भरोसा, यानी जब कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर फंसा होता है जहां उसकी जान खतरे में होती है, तब एनडीआरएफ की ही टीम याद आती है। तो किसी भी तरह के संकट से जब व्यक्ति जल्द से जल्द निकलकर दूर जाना चाहता है, ठीक उसी समय एनडीआरएफ के लोग उसी मुसीबत की ओर भागते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई जाए। दोस्तों एनडीआरएफ की बात अगर करते हैं तो इसकी स्थापना मैंने बताया 2006 में हुई थी और इसका अध्यक्ष जो होता है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, और जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों एनडीआरएफ का हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं और यह पद आईपीएस अधिकारी को मिलता है जिन्हें डेपुटेशन पर यहां भेजा जाता है। यही नहीं, एनडीआरएफ कर्मियों को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी
असम राइफल से भी डेपुटेशन पर भेजा जाता है। दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, यानी एनडीआरएफ किसी भी तरह की आपदा में राहत पहुंचाने में हमेशा तत्पर रहती है। बल के डेडिकेशन और कमिटमेंट को उसका आदर्श वाक्य यही है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, यानी जिस तरह से आपदा के समय एनडीआरएफ के कर्मी अपनी सेवा में तत्परता, ईमानदारी, व्यावसायिकता और समर्पण दर्शाते हैं, उससे एनडीआरएफ को सभी के बीच लोकप्रिय बनाया गया है। और दोस्तों अभी तक एनडीआरएफ ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इसी तरह से जापान और नेपाल में भी बचाई थी जान। आपदा मोचन बल ने जिस तरह से 2011 में जापान में आए भूकंप, सुनामी और न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर, और साल 2015 में पड़ोसी देश नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में लोगों की जानें बचाई, उसके लिए एनडीआरएफ को दुनिया भर में पहचान मिली और तारीफ हुई। बल अपनी इन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने के लिए कौशल के साथ कठोर प्रशिक्षण और परिश्रम करता है। तो दोस्तों यह रहा एनडीआरएफ। आज ही के दिन एनडीआरएफ का गठन हुआ था। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि काला सागर यानी ब्लैक सी को कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।